नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने जो भी आपको पढ़ाया है उनको अच्छे से समझना है और सभी के पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हैं जिनको डाउनलोड करके आप सभी पढ़ सकते हैं। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर डेटा तथा निर्देशों का एक सेट होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कार्यशील बनाता है। यूजर सॉफ्टवेयर पर ही कार्य करता है और सॉफ्टवेयर आपके दो प्रकार के होते हैं। पहले तो ये समझना है कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखिए, निर्देशों का एक सेट है ना, सॉफ्टवेयर डेटा तथा निर्देशों का एक सेट होता है, उसे हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अगर हम कहें आपसे प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है, तो देखिए प्रोग्राम जो होता है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम अपने सिस्टम को देते हैं। तो इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो कमांड होती हैं और ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस से मिलकर के प्रोग्राम बनता है और फिर छोटे छोटे प्रोग्राम्स को मिलाकर के एक पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब जो सॉफ्टवेयर आपका होता है ये दो प्रकार का होता है, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोनों में डिफरेंस क्या है वो आगे समझते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अगर हम सबसे पहले समझें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए बनाए गए होते हैं, यानी एक स्पेशल कार्य के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाया गया होता है जिन पर यूजर अलग अलग प्रकार के कार्यों को करता है, जैसे दस्तावेज बनाना, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना, कोई ग्राफिक डिजाइन करना, स्प्रेडशीट हो गया, फोटो वीडियो एडिटिंग वाला काम हो गया, ये सब चीज़ें रहती हैं। जैसे मान लिया कि आपने अभी कहा कि सर हमको एक रिज्यूमे बनाना है या बायोडेटा हमें बनाना है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होगा। तो कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे? आप यूज करोगे वर्ड प्रोसेसिंग, यानी आप वर्ड पैड यूज कर सकते हैं, आप MS वर्ड यूज कर सकते हैं, आप लिब्रे ऑफिस राइटर यूज कर सकते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं जहां पर आप टाइपिंग करेंगे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसलिए है क्योंकि यहां पर आप अपना काम कर रहे हैं और ध्यान रखना है ऐसे सॉफ्टवेयर जहां पर यूजर अपना काम करता है या जो यूजर के कार्य के लिए डेवलप किए गए हैं उनको ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो ये MS एक्सेल हो सकता है, MS पावर पॉइंट हो सकता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क हो सकता है, फोटोशॉप हो सकता है, कोरल ड्रॉ हो सकता है, पेज मेकर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिस पर यूजर काम करता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। इतना आपको समझना है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क ऑन विच द यूजर परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क सच एज डॉक्यूमेंट मेकिंग, ग्राफिक डिजाइन, स्प्रेडशीट, फोटो एंड वीडियो एडिटिंग, ये सारे काम होते हैं। अगर अब आप देखें कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो कितने टाइप के होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक तो जनरल पर्पस का होता है और दूसरा स्पेसिफिक पर्पस का होता है। देखिए, हम जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझते हैं तो इसमें भी दो कैटेगरी बन गई हैं, एक जनरल पर्पस और एक स्पेसिफिक पर्पस। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस का होता है, यानी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस का होता है उसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, आप भी चला सकते हैं और हम भी चला सकते हैं और तीसरा भी व्यक्ति चला सकता है। जैसे अगर हम MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड क्या है? एक जनरल पर्पस का सॉफ्टवेयर है जो कि हर कोई व्यक्ति चलाता है। अगर आप काम कर रहे हैं अपने सिस्टम में, कुछ आप टाइप करने वाले हैं तो MS वर्ड का यूज करना ही पड़ेगा, कोई भी कर सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग। जैसे मान लिया कोई अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, और किसी को अकाउंटिंग का काम करना है और स्पेशली आपने कहा कि सर हमारी कंपनी के लिए, हमारे स्कूल कॉलेज के लिए एक अच्छा सा ERP सॉफ्टवेयर डेवलप कर दो। तो आपने क्या कहा? अपने लिए खुद का एक सॉफ्टवेयर बनवाया है किसी कंपनी से। तो जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करवाते हैं, उसे कस्टमाइज करवाते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसे बनवाते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर कैसा हो जाता है? स्पेसिफिक पर्पस का हो जाता है। यानी उसका जो पर्पज है ना वो एक अलग है, स्पेशल पर्पज है, वो सिर्फ आपके लिए बना गया है, आपकी कंपनी के लिए बनाया गया है। अब उस सॉफ्टवेयर का यूज करके कोई और काम अपना नहीं कर सकता है क्योंकि वो केवल और केवल आपके काम के लिए ही बनाया गया है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कस्टमाइज करवाते हैं या आप उन्हें बनवाते हैं किसी कंपनी के थ्रू, वो भी तो एप्लीकेशन ही है क्योंकि यूजर काम करता है, लेकिन एप्लीकेशन में उनकी एक कैटेगरी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की हो जाती है। ठीक है, और जनरल पर्पस जो आमतौर पर हम सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो, चाहे वो MS वर्ड हो, वो सब जनरल पर्पस में आते हैं।
ठीक है। बट दोनों ही कैटेगरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की होती हैं, क्योंकि हम सभी वहां पर अपना काम करते हैं। तो आई होप आप सॉफ्टवेयर समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं क्योंकि हमें उस पर अपना काम करना होता है। कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग कार्यों को करने के लिए, तो ये सभी जो सॉफ्टवेयर हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर अब हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सिस्टम के व्यक्तिगत हार्डवेयर घटकों को नियंत्रित, एकीकृत और प्रबंधित करने के लिए होते हैं। यानी जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसके हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, प्रबंधित करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जब आप कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो रोम में लिखे प्रोग्राम निष्पादित होते हैं जो आपके कंप्यूटर की विभिन्न इकाइयों को संपादित करते हैं। तो सिंपल सा ये मतलब समझो कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे कंप्यूटर के लिए ही बना होता है। कंप्यूटर कैसे चलेगा, कैसे वो मैनेज करेगा, कैसे वो प्रोसेस करेगा, वो सारी चीजें सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पर आप समझ सकते हैं, पहले ये समझते हैं कि कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कितने प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे पहला नाम आपके सामने आया है ऑपरेटिंग सिस्टम का। आप सब जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में ओएस भी कहते हैं, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक मुख्य सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करता है। यह सबसे मुख्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर सिस्टम में अन्य सॉफ्टवेयर के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर सिस्टम में अन्य सॉफ्टवेयर के लिए, तीसरे सॉफ्टवेयर के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है तथा संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जैसे आपने कहा सर हमें तो एमएस वर्ड में कुछ टाइप करना है, तो जब तक आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा एमएस वर्ड नहीं चल सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही किसी तीसरे सॉफ्टवेयर के लिए इंटरफेस प्रदान करेगा, तभी वहां पे वो चल पाएगा। यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है, और जब तक ये नहीं होगा तब तक सिस्टम हमारा ऑन ही नहीं हो सकता है, बूट ही नहीं हो सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपका एक मुख्य सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। अब अगर आप देखें कि सर होते कौन कौन से हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होते हैं, तो आपने एमएस डॉस का नाम सुना होगा, जिसे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने यूनिक्स का नाम सुना होगा, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने लिनक्स का नाम सुना होगा, यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप सब विंडोज का नाम तो सुना ही होगा, तो यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज के अंदर अलग अलग वर्जन है, जैसे विंडोज 7 हो गया, विंडोज 10 हो गया, है ना, विंडोज 11 हो गया, ऐसे। इसी प्रकार से मैक ओएस को भी आपने सुना होगा। तो ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमारे कंप्यूटर का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, मुख्य सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। अगर अब हम यहाँ एमएस डॉस की बात करें कि एमएस डॉस क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसा अभी हमने बताया, एमएस डॉस जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया। एमएस डॉस को किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया। सबसे पुराना CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। देखिए जो आपका एमएस डॉस है ये कैसा है, CUI पर बेस्ड है। अब CUI क्या होता है, इसे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहते हैं या कमांड यूजर इंटरफेस भी कह देते हैं। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है कि जैसे अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख पा रहे हैं, है ना, क्लिक कर पा रहे हैं। जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है वहां पर कमांड दे करके ही हम काम करते हैं, यानी कमांड हमें देना होता है, और जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो वहां पर हमें कमांड लिखना होता है। तो कमांड के थ्रू ही हम अपना काम कर सकते हैं। अभी आप विंडोज में देखेंगे तो यहाँ पर आप जो है क्लिक कर सकते हैं किसी जगह पे, ठीक है, लेकिन वहां पर क्या है, आपको कमांड देना होता है तभी। अगर आपको नया फोल्डर बनाना है तो भी कमांड देना पड़ेगा, अगर आपको डिलीट करना है तो भी कमांड आपको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें कमांड लिखना होता है एमएस डॉस में। इसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब देखो यह पूरी तरह से यूजर पर निर्भर होकर कार्य करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि डॉस आधारित कंप्यूटर से जो भी कार्य करना होता है उसके लिए इनपुट के लिए सब कुछ टेक्स्ट के फॉर्म में लिखकर कमांड देना होता है और उसका आउटपुट भी हमारे सामने टेक्स्ट के फॉर्म में ही आता है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित कंप्यूटर पर कार्य करना कठिन होता है, क्योंकि हर एक कार्य को करने के लिए कमांड की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए यूजर को बहुत सारे कमांड याद रखने होते हैं। यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारे नोट्स क्लास में जैसे अभी पढ़ रहे हैं ना, तो साइड में पीडीएफ का एक ऑप्शन दिया होगा, वहां से इन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ध्यान रखना है। तो यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर जो भी आपको कार्य करना होता है उसके लिए क्या होगा, एक स्पेशल कमांड होता है और कमांड आपको वो याद करनी पड़ेगी, तभी इसमें आप काम कर सकते हैं। ये तो आपका डॉस की बात हो गई। अब अगर हम यूनिक्स की बात करें, यानी जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी हम बात करें तो यूनिक्स मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक परिवार है। कैसा है? मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर, जिसका विकास 1969 में केन थॉमसन, डेनिस रिची और अन्य द्वारा वेल लैब्स रिसर्च सेंटर से शुरू हुआ था तथा इसे 3 नवंबर 1971 में रिलीज किया गया था। किसे? यूनिक्स को। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लिनक्स को देखें तो लिनक्स कर्नेल पर आधारित ओपन सोर्स यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक परिवार है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल जिसे पहली बार लिनस टॉरवाल्ड्स द्वारा 17 सितंबर 1991 को जारी किया गया था। यानी लिनस टॉरवाल्ड के द्वारा 17 सितंबर 1991 में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलीज किया गया, जो कि कर्नेल पर आधारित है। और ध्यान रखना है, लिनक्स आपका कैसा है? ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसके लिए पैसे नहीं लगेंगे, आप फ्री में इसे डाउनलोड करके चला सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम मैक ओएस की बात करें तो यह एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे एप्पल के डिवाइस में इस्तेमाल किया जाता है। 28 अप्रैल 2006 को इसे लॉन्च किया गया था। जो मैक ओएस है ये स्पेशली एप्पल के कंप्यूटर में ही इंस्टॉल हो सकता है और 28 अप्रैल 2006 को इसे लॉन्च किया गया था। तो यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब आप सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं। अब अगर हम बात करें विंडोज की, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे 20 नवंबर 1985 को लॉन्च किया गया था। सबसे पहले 20 नवंबर 1985 को विंडोज को लॉन्च किया गया था। विंडोज 2000 अथवा इसके बाद रिलीज होने वाले सभी वर्जन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी विंडोज 2000 के बाद में या 2000 जितने भी वर्जन आए हैं वो सब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। तो ये तो आपने एक नज़र से इनको समझा है। जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं, जो हमारे कंप्यूटर का मुख्य सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? नॉर्मली हम सभी विंडोज का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, तो आप सब जानते होंगे विंडो एक्सपी, विंडो 10, विंडो 7 ये सब हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अब बात आती है दूसरा है। पहला तो आपने क्या समझा? पहला समझा कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा ये है कि भाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी जो होते हैं ना वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। अभी आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में समझेंगे, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो पहला पॉइंट था ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने प्रकार के थे वो भी आपने समझ लिए। अब दूसरा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसे हम भाषा अनुवादक कहते हैं। यह यूजर द्वारा लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। यूजर द्वारा लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्राम को, या ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। क्यों करता है अनुवाद? तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसको सिर्फ एक ही भाषा का ज्ञान है। कौन सी भाषा का ज्ञान है? उस भाषा का नाम है मशीन लैंग्वेज। हमारा जो सिस्टम है ना वो केवल और केवल बस मशीन लैंग्वेज को ही जानता है। इस भाषा में अगर आप उससे बात करोगे, उससे कम्युनिकेट करोगे, तभी वो समझ पाएगा, इसके अलावा वो समझ नहीं सकता है। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है कि जो आज की डेट में सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, जो आज की डेट में प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उनमें हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। और हाई लेवल लैंग्वेज का जब इस्तेमाल करते हैं तो उस भाषा को आपका सिस्टम समझ नहीं पाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है
ऐसी कंडीशन में लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इस्तेमाल होता है, यानी भाषा अनुवादक का इस्तेमाल होता है। तो भाषा अनुवादक जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आपको पता है आपका कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को ही समझता है, अर्थात मशीनी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रोग्राम लिखा जाएगा तो उसे कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, और इसके लिए भाषा अनुवादक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं ये क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इनका इतना ही काम होता है। तो यह भी एक प्रकार के कैसे सॉफ्टवेयर हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, क्योंकि सिस्टम की हेल्प करने के लिए ही ये काम करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए बनाए गए हों वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए बनाए गए हों जहां यूजर अपना काम करता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सिंपल सा आपको याद रखना है। अब अगर हम देखें कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, जो भाषा अनुवादक होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, तो पहला नाम आता है असेंबलर का, दूसरा इंटरप्रेटर का और तीसरा कंपाइलर का। ये तीन नाम आपके सामने आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए, भाषा अनुवादक के लिए। इनका काम है भाषा को अनुवाद कर देना, भाषा का अनुवाद लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में कर देना। ठीक है, सबसे पहले असेंबलर को समझेंगे। तो असेंबलर क्या करेगा, यह असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। इस भाषा में लिखे प्रोग्राम को निमोनिक कहा जाता है। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम असेंबली भाषा का इस्तेमाल करके डेवलप किया गया, बनाया गया, ठीक है, तो उसको भी नहीं समझ पाएगा आपका कंप्यूटर। तो जो प्रोग्राम असेंबली भाषा का इस्तेमाल करके बनाया गया होगा उसमें असेंबलर काम करेगा। उसका जो ट्रांसलेशन है वो कौन करेगा, असेंबलर करेगा। और असेंबलर का काम क्या होगा, वो मशीन कोड में चेंज कर देगा जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, यानी कि वो उसको 0 और 1 की फॉर्म में ले आएगा। क्योंकि मशीन भाषा में लिखे गए जो प्रोग्राम होते हैं या जो मशीन भाषा होता है ना, उसका जो अगर हम लैंग्वेज देखें या उसका कोड देखें तो वो 0-1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो 0-1 की फॉर्म में वो कर देगा, और इसको निमोनिक्स भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो आपने समझ लिया। दूसरा है इंटरप्रेटर। इसका काम क्या है, यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अनुवादित करता है, परंतु यह केवल एक कथन को एक बार में अनुवाद करता है। जो इंटरप्रेटर होता है, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए बनाया है तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, यानी इंटरप्रेटर का काम है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड को मशीन कोड में चेंज कर देना, ये उसका काम है। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो केवल एक कथन को एक बार में ट्रांसलेट करता है। एक लाइन को पढ़ेगा और उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर पढ़ेगा, फिर ट्रांसलेट करेगा, फिर पढ़ेगा, फिर ट्रांसलेट करेगा। एक एक स्टेटमेंट को पढ़ करके वो ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में। फिर तीसरा आता है कंपाइलर। यह भी उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में अनुवादित करता है। यह संपूर्ण कथन को एक बार में ही अनुवाद कर देता है, अतः यह ऑब्जेक्ट कोड बनाता है। तो कंपाइलर क्या है, ये जितना भी स्टेटमेंट आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है उसको पढ़ करके और क्या कर देता है, मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, इसलिए यह ऑब्जेक्ट कोड भी बनाता है। ऑब्जेक्ट कोड का मतलब होता है जो आपका सोर्स कोड था, जो हाई लेवल में लिखा गया कोड था, उस पूरे कोड को इसने क्या किया, ट्रांसलेट करके एक नया कोड बना दिया जो आपका मशीन लैंग्वेज का कोड है, जिसे अब ऑब्जेक्ट कोड का नाम दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो आपका इंटरप्रेटर होता है ये ऑब्जेक्ट कोड नहीं बना पाता है, क्योंकि ये पूरे को एक साथ ट्रांसलेट ही नहीं कर पाता है। ये तो एक एक लाइन को ट्रांसलेट करके भेज देता है आगे की तरफ, तो ये ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता है, ये ध्यान रखना है। कंपाइलर ही ऑब्जेक्ट कोड बनाता है। दोनों का काम है हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना या ट्रांसलेट करना, और असेंबलर का काम है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करना। तो ये तो हो गए आपके भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब आप पूछो कि सर यहां पर जो है ना हाई लेवल में ही क्यों प्रोग्राम बनाए जाते हैं, है ना, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में अगर प्रोग्राम लिखा जाए तो उसको ट्रांसलेट करना ही नहीं पड़ेगा, तो बहुत आसान रहेगा। तो आपको पता है कि मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना प्रोग्रामर के लिए बहुत कठिन है, वो नहीं लिख सकता है। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, हम अंग्रेजी के कुछ लेटर्स का, कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं और प्रोग्राम लिख लेते हैं, जबकि आपका जो लो लेवल कैटेगरी की लैंग्वेज है, जैसे हम मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, उसमें हम केवल 0 और 1 का ही यूज कर सकते हैं, और 0 और 1 के यूज से आप कोई भी प्रोग्राम आज की डेट में लिखना बहुत ही कठिन है। ठीक है, इसलिए नहीं लिखा जा सकता है। अब यहाँ अगर हम देखें जो हाई लेवल लैंग्वेज है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को जो है ना ट्रांसलेट कौन करता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर करता है। किसमें करता है, मशीन लैंग्वेज में करता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए
कोड को कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है ना वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो आपने समझ लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। जो तीसरा पॉइंट आप पढ़ रहे हैं ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही है। यूटिलिटी प्रोग्राम एक सिस्टम एप्लीकेशन है जो एक विशिष्ट कार्य को निष्पादित करता है, जो आमतौर पर सिस्टम संसाधनों के इष्टतम रखरखाव या संचालन से संबंधित होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न उपयोगिता कार्यों को बनाए रखने और निष्पादित करने के लिए उपयोगिता कार्यक्रमों के अपने सेट के साथ आते हैं, जैसे कि स्वरूपण, संपीड़ित, स्कैनिंग, खोज और बहुत कुछ। जैसे देखो, ए यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ सिस्टम एप्लीकेशन दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क यूजुअली रिलेटेड टू द ऑप्टिमल मेंटेनेंस और ऑपरेशन ऑफ सिस्टम रिसोर्सेस। ऑपरेटिंग सिस्टम कम with your one set of utility program to maintain and perform various utility functions such as formatting, compressing, scanning, searching and much more। तो यहाँ जो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये कंप्यूटर सिस्टम में रख रखाव के लिए होते हैं, ठीक है ना। यानी रख रखाव का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसको किसी भी फाइल को कंप्रेस करना है, स्कैन करना है, सर्च करना है, फॉर्मेट करना है, ये सारे कार्यों के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम काम करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के लिए दिए गए हैं, जैसे फाइल व्यूअर हो गया, फाइल कंप्रेसर हो गया, डिस्क स्कैनर हो गया, एंटीवायरस हो गया, ये सब आपके यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। फाइल व्यूअर हो गया, फाइल कंप्रेसर हो गया, डिस्क स्कैनर हो गया, एंटीवायरस हो गया, डिस्क फ्रेगमेंटर हो गया, ये बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब बात करते हैं ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की। अभी जैसे मैंने बोला था कि आपका जो लिनक्स है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है इनको थोड़ा समझते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है सॉफ्टवेयर के ऑनर से, अर्थात जिसने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जो सॉफ्टवेयर का ऑनर है उसको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को आप डेवलपर की अनुमति के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी जिसने भी सॉफ्टवेयर बनाया है उसकी परमिशन के बिना आप उसे नहीं चला सकते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको लाइसेंस लेना होता है, लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए कुछ पैसे देने होते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को बिना डेवलपर की अनुमति के चलाना अर्थात चोरी से चलाना सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाएगा, ये ध्यान रखना है। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी वाला जो वर्ड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर पायरेसी किसे कहते हैं? किसी भी सॉफ्टवेयर को गलत तरह से इस्तेमाल करना, चोरी से चलाना सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। तो जो आपके यहाँ पर जो आपने जैसा भी पढ़ा है, जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं उसका कोई ऑनर होता है ना, और अगर आप उस सॉफ्टवेयर को चलाना चाहते हैं तो उसका एक लाइसेंस की होगा, वो लाइसेंस की आपको लेना पड़ेगा, और जब लाइसेंस की आप लेंगे तभी उस सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं, तभी वो परमिशन आपको मिलेगी। कुछ एग्जाम्पल जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें, एडोब फोटोशॉप की बात करें, कोरल ड्रॉ की बात करें, तो ये सब आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हो गए। ऐसे बहुत सारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम ओपन सोर्स की बात करें, अभी तो आपने समझ लिया कि जो प्रोप्राइटरी होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कोई भी बिना डेवलपर की अनुमति के अर्थात बिना लाइसेंस के चला सकता है। ओपन सोर्स का मतलब फ्री है, आप कोई भी उसे यूज कर सकता है, साथ ही इसका सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकता है। ध्यान रखना है, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उसको आप फ्री में चला तो सकते ही हैं, साथ ही साथ उसका जो कोड होता है, जो सोर्स कोड होता है जिसका इस्तेमाल करके वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, उस कोड को भी आप डाउनलोड करके, और अगर आप उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, अगर आप डेवलपर हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे लिनक्स, मोजिला फायरफॉक्स, लिब्रे ऑफिस, ये सब क्या है? ये सब आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, यानी फ्री वाले सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल समझेंगे, कुछ ऐसे गवर्नमेंट एप्लीकेशन समझेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए। तो एक मोबाइल एप्लीकेशन जैसे आमतौर पर ऐप के रूप में जाना जाता है, जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है वो उसे शॉर्ट में हम ऐप बोलते हैं। मोबाइल ऐप को एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किया जा सकता है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? गूगल प्ले स्टोर हो सकता है और ऐप स्टोर हो सकता है, एप्पल के लिए ध्यान रखना, और इसके अलावा डाउनलोड भी करना नहीं चाहिए हमें, ठीक है। आपसे एग्जाम में मोबाइल ऐप से प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे अतुल्य ऐप किससे संबंधित है? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है टूरिज्म से संबंधित है, पर्यटन से संबंधित है। तो जैसे यहाँ पे एम पासपोर्ट हो गया, एम पासपोर्ट जो एप्लीकेशन है वो किससे संबंधित है? पासपोर्ट सेवा से संबंधित है। इसी प्रकार से उमंग एप्लीकेशन डिजिटल इंडिया से संबंधित है। भीम यूपीआई फॉर डिजिटल पेमेंट यानी भुगतान से संबंधित है।
ऐसे ही एम आधार हो गया, वो आधार से संबंधित है। माई जीओवी एप्लीकेशन भारत सरकार से संबंधित है। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन कोविड-19 से संबंधित है। एम कवच एप्लीकेशन मोबाइल सुरक्षा से संबंधित है। मेघदूत एप्लीकेशन किसान भाइयों के लिए मौसम की जानकारी हेतु है, ये एप्लीकेशन दिया गया है। सी विजिल एप्लीकेशन जो है चुनाव आयोग को चुनाव से संबंधित शिकायत करने के लिए है। अतुल्य ऐप जिसे इनक्रेडिबल इंडिया भी बोलेंगे, टूरिज्म से संबंधित है। एम परिवहन ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। ई पाठशाला ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित है। इसी प्रकार से आयकर सेतु इनकम टैक्स से संबंधित है। और डिजी लॉकर डिजिटल डॉक्यूमेंट से संबंधित है। वोटर हेल्पलाइन वोटर कार्ड से संबंधित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को हमने यहाँ पर जो है रख लिया आपके लिए, ताकि आप इन्हें समझ पाएं। और बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो इससे संबंधित भी आ जाते हैं। तो अगर कोई भी सवाल यहां से बनेगा तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। अब समझ लेते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज यानी भाषा जो कंप्यूटर की है वो कैसी है और क्या है ना, इनको थोड़ा समझते हैं। देखो, कंप्यूटर में सोचने और निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती है। वो सोच तो सकता नहीं है, डिसीजन भी नहीं ले सकता है अपने आप। कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए एक प्रोग्राम की ही आवश्यकता पड़ती है। जब उसमें कोई प्रोग्राम लिख देते हैं, कोई सॉफ्टवेयर लिख देते हैं, तब वो काम कर सकता है। अब जो प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं प्रोग्राम क्या है। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का सिलसिलेवार समूह जो उसे सही कार्य करने का तरीका बताता है, प्रोग्राम कहलाता है। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का सिलसिलेवार समूह जो उसे सही कार्य करने का तरीका बताता है, उसी को हम प्रोग्राम कहते हैं। ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर दैट टेल्स इट हाउ टू डू द राइट थिंग इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए कंप्यूटर में प्रयुक्त भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। कंप्यूटर भाषा को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। अब कोई भी सॉफ्टवेयर आप लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, तो उसकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, है ना। तो कंप्यूटर भाषा आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर का भाषा का ज्ञान नहीं है तो प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं। तो अगर हम कंप्यूटर भाषा को देखें तो दो प्रकार की निकली, यहाँ लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। एक लो लेवल लैंग्वेज होती है और एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अब लो लेवल लैंग्वेज को अगर हम समझें तो ऐसी भाषाएं जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, जिसे मशीनी संरचना के हिसाब से प्रोग्राम किया जाता है, उन्हें निम्न स्तरीय भाषाएं कहा जाता है या लो लेवल की लैंग्वेज कहा जाता है। इसमें दो प्रकार की लैंग्वेज हैं, एक मशीन लैंग्वेज, दूसरा असेंबली लैंग्वेज। जैसा अभी आपने पढ़ा था कि जो आपकी मशीन लैंग्वेज है वो आपके कंप्यूटर की लैंग्वेज है, उसी को कंप्यूटर समझता है। ठीक है, तो सबसे पहले मशीन लैंग्वेज को पढ़ेंगे। मशीन भाषा 0 तथा 1 का अनुक्रम होती है, जिन्हें कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। इस भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए 0 1 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बाइनरी कोड कहा जाता है। यानी 0 और 1 की फॉर्म में जो हम लिखते हैं उसे बाइनरी कोड कहते हैं। परंतु इस भाषा में प्रोग्राम लिखना बेहद कठिन होता है। इन्हें फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। कैसी? फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो इस भाषा में प्रोग्राम लिखना कठिन होता है, 0 1 की फॉर्म में आपको लिखना होता है, और 0 1 की फॉर्म को ही हमारा कंप्यूटर जो है वो समझ सकता है। इसी को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। दूसरा आता है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज में प्रत्येक मशीन भाषा के निर्देश के लिए एक निमोनिक निर्धारित होता है। इस वजह से प्रोग्राम को लिखना आसान हो जाता है, परंतु असेंबली भाषा को कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। इस भाषा को असेंबलर के द्वारा मशीनी भाषा में अनुवादित किया जाता है। असेंबलर के बारे में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, और इसे सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है। देखो, जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़े, डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे लैंग्वेज चेंज होती गई। अब इसके बाद जो हमारा लैंग्वेज आया है वो आया है हाई लेवल का। तो हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहा जाता है? उच्च स्तरीय भाषा में आसान अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण इसमें प्रोग्राम लिखना काफी आसान होता है, किंतु कंप्यूटर इसके प्रोग्राम को नहीं समझ पाता है। अतः हाई लेवल भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर जैसे भाषा अनुवादक का प्रयोग करना पड़ता है। ये थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। क्योंकि इनको तो सिस्टम आपका समझ नहीं पाएगा, तो फिर ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और इन भाषा में प्रोग्राम इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसमें प्रोग्राम लिखना आसान हो जाता है। अंग्रेजी के हम अक्षरों का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कोबॉल है आपका, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबॉल क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। पास्कल हाई लेवल लैंग्वेज है। सी, C++, जावा, ये सब आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन हो गया, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज हैं। ये सब कैसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, और आज की डेट में इन भाषाओं में ये हम काम करते हैं। अब अगर हम नंबर सिस्टम को समझें, संख्या प्रणाली को समझें, तो नंबर सिस्टम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में संख्या का प्रतिनिधित्व करने का तरीका है। नंबर सिस्टम को निम्न भागों में बांटा गया है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम,
तो एक बाइनरी संख्या प्रणाली में केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। इसका आधार 2 होता है, ठीक है। और दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 केवल 8 अंक होते हैं, इसका आधार 8 होता है। यानी जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसका बेस कितना होगा, 2 होगा। और इसमें कैरेक्टर कौन से होते हैं, 0 और 1 कैरेक्टर होते हैं, बेस इसका 2 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल कितने होते हैं, 8 अंक होते हैं, यानी बेस किसका इसका कितना होगा, 8 होगा। और इसमें 0 से 7 तक के अंक होते हैं। इसी प्रकार से डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होगा, टोटल इसका आधार 10 होगा और इसमें 0 से 9 तक के अंक होते हैं, बेस कितना होगा, 10 होगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें 0 से 9 तक की संख्याएं होती हैं और ए से एफ तक के लेटर होते हैं, यानी अल्फाबेट होते हैं। तो इसका बेस कितना होता है, 16 होता है, बेस कितना 16। और इसमें कैरेक्टर कितने, 0 से 9 तक, उसके बाद ए से एफ तक के कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो बाकी के अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज का जो क्लास है वो इतना ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ भी अभी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, जिसको डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में भी इसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।